सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, जिनके बयान हम देख रहे हैं कि उस हवाले से काफ़ी डिस्कशन जारी है, उन्होंने बानी पीटीआई को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में क़यादत की तब्दीली के बाद वो हुकूमत में आ जाएंगे, लेकिन ये खाम ख्याली है, वो ये कह रहे हैं। उन्होंने इसके अलावा ये भी इंकशाफ किया है कि जनाब ये जो 2019 में हमसे बातें की जा रही थी कि आप पहले फेज़ में, पहले मरहले में जून में आप पंजाब की गवर्नमेंट ले लें और दिसंबर में फिर बाकी मामला देखे जाएंगे। ख्वाजा आसिफ साहब फरमा रहे थे। उसके बाद एहसन इकबाल साहब भी उन्होंने भी गुफ्तगू की और उन्होंने ये कहा जी कि पीटीआई जब से तक माफ़ी नहीं मांग लेती, कौमी धारे में नहीं आ जाती, उस वक्त कि हम इसे कौमी धारे में शामिल नहीं कर सकते। और दूसरा उन्होंने कहा कि अब पीटीआई फ़ौज को मुदाखलत की दावत दे रही है। ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट, जिसमें वो मुलाकात का जिक्र भी कर रहे हैं और उनसे क्या कहा गया वो भी सिचुएशन आपके सामने। और यहाँ पर मुदाखलत का कहा जा रहा है। इस वक्त जो अपोजिशन में बैठी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सारे सूरत हाल में कहाँ खड़ी है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज भी उमर अयूब साहब आकर कह रहे हैं कि जनाब ये हुकूमत अवाम को और इदारों को लड़ाना चाह रही है और ये फ़ायदा हासिल करना चाह रही है। सारी सिचुएशन हमारे सामने है। डिस्कशन का आगाज़ करते हैं, अपने पैनलिस्ट की राय जानते हैं। मैं तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ ज़ाहिर शाह शिराजी साहब पेशावर से मौजूद हैं वीडियो लिंक के ज़रिए। शहजादा जुल्फ़िकार साहब कोयटा से वीडियो लिंक के ज़रिए। असद निज़ामी लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन करें। एहतशामुल हक साहब अमेरिका से वीडियो लिंक के ज़रिए हमारा साथ दे रहे हैं। आप तमाम का बेहद शुक्रिया। जुल्फ़िकार साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आ रही हूँ। ख्वाजा आसिफ साहब तो आकर मान गए वो चीज़ जो पीटीआई पिछले कुछ अरसे से हम सुन रहे हैं। जब से बानी पीटीआई को हुकूमत से निकाला गया तो उनकी जानिब से यही कहा जा रहा था कि मुदाखलत हुई है और ये जमहूरी तरीके से नहीं निकाला गया। आज ख्वाजा आसिफ साहब उन्हीं मुलाकातों का जिक्र कर रहे हैं। उससे पहले भी वो जनरल बाजवा के साथ मुलाकातों का जिक्र कर चुके हैं। फिर एहसन इकबाल साहब जो बात कर रहे हैं कि जी ये मुदाखलत की दावत दे रहे हैं, तो उस वक्त क्या थी ये सारी सिचुएशन? मैं चाहूँगी आपका तज्जिया इस पर। आमना, देखें, ज़रूरी नहीं है कि जनरल फैज़ ने जो बात जनरल बाजवा के ससुर साहब के घर अगर मुलाकात की और बिल्कुल ठीक कहा हो कि सब कुछ तैयार है, हो सकता है वो तो इनके एक्सटेंशन का ही दे चाह रहे हों कि एक्सटेंशन में वो क्या, किसके कहने पर उन्होंने किया वो बेहतर बता सकते हैं कि एक्सटेंशन दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। यानी उनसे राय पूछ रहे हैं कि ये तो कोई और चैनल भी हो सकता था, लेकिन उनको डायरेक्ट बुलाकर और कहा कि जी आप एक्सटेंशन दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं और जून तक आप ये हुकूमत ले लें पंजाब की और वो ले लें। ये एक फीलर भी हो सकता है कि वो उनको फ्लोट करें और एक आइडिया है जो फ्लोट करें वो हो सकता है। चलें, इसको एक तरफ रख दें भाई, इसमें तो दो राय नहीं है, ये सब जानते हैं। जब हुकूमत से पहले जब बिल्कुल नवाज़ शरीफ साहब की एक शुरू हो गई थी जंग और एक वो क्या कह लें कन्फ्रंटेशन शुरू हो गई थी, वोट को इज्जत दो का बयान लेके कौन थी जो एक मामला सामने आया था। जी जी ठीक है। तो वो जब उसको वो लेके वो चल रहे थे और सारे मामला तय कर रहे थे और उनके लिए स्टेज सजाया 2018 में। और उसके बाद उससे पहले तक वो कहते थे कि मैं इस तरह का वज़ीर आज़म नहीं हूँगा कि फ़लाना अदारा जो है मुझे कहेगा, वो मुझे डिक्टेट करेगा, मैं वज़ीर आज़म इस तरह हूँगा, मैं उनको डिक्टेट करूँगा। बाद में जब वज़ीर आज़म आ गए उन्होंने कहा नहीं जी, उनको तो बाखबर रखना चाहिए, उनको तो बिल्कुल नज़र रखनी चाहिए, उनकी तमाम चीज़ें रखनी चाहिए। सो पीटीआई हो, पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, बात यह है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज म्यूज़िकल चेयर की तरह टर्न बाय टर्न अपना उसका इंतज़ार करते हैं। और दूसरी इसमें कोई दुर्राय नहीं है किसके थ्रू आते हैं, सबके वो उनको सबको पता है। जब पीटीआई को निकाल रहे थे तो उस वक्त नवाज़ शरीफ साहब बिल्कुल एग्री नहीं थे, वो कहते मुझे इतबार ही नहीं है। तो ये भी एक रिपोर्ट है कि ये किसी दिन बहुत कोई आके खुल के कहेगा कि जनरल बाजवा जो है वो किसी यूरोपियन कंट्रीज़ में से गए, अपना जहाज़ छोड़ा और उसके बाद लंदन पहुँचे और लंदन जाके उन्होंने नवाज़ शरीफ साहब से मुलाकात की। मुलाकात में डिटेल में उनसे बात की और उनको वो जो बातें हुई उन्होंने कहा ओके अब ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये ख्वाजा आसिफ ये बयान देंगे, कल को कोई और बयान देगा। ये मुदाखलत की बात उस वक्त मुदाखलत लगती है जब
अपोजिशन में बैठे होते हैं। जब वो हुकूमत में होते हैं उनको कोई मुदाखलत नहीं लगती, वो कहते हैं तो अच्छी बात है, इनको तो ये सारा करना चाहिए। तो ये अगर अपने व्यूअर्स के लिए मैं सिर्फ एक लाइन में बता दूं कि 90s की हुकूमत में, जब 90s की हुकूमत, 88 की हुकूमत, 90, 93, 96 के उस वक्त तो दुश्मनियाँ इतनी पीक पर थी मुस्लिम लीग की और पीपल्स पार्टी के कि पहले दिन जब हल्फ लेता था प्राइम मिनिस्टर, चाहे बेनज़ीर होती थी, चाहे मियाँ नवाज शरीफ साहब होते थे, तो उस वक्त दोनों की तकरीरें ये होती थी कि एक दिन इनको नहीं चलने देना, पहले दिन से इनको हमने निकालना है, इनको छोड़ना नहीं है। वो फिर करते करते फिर उनको होश आया कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का उन्होंने वो किया। अब थोड़ा सारा कम से कम इतने मेचोरिटी पॉलिटिकल पार्टीज़ में आई है कि वो कहते हैं कि कम से कम 5 साल तो चलने दें इनको, 5 साल चलने दें। वज़ीर आज़म 5 साल पूरा नहीं करता है, लेकिन पार्टी को चलने दें कि वो 5 साल करे। लेकिन बदकिस्मती से PTI ने भी 5 साल पूरे नहीं किए। अब इस हुकूमत का है, अभी से कह रहे हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मुमकिन है कि ये भी पूरा नहीं करे। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़िम्मेदारी है। लास्ट मेरी बात ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़िम्मेदारी है कि वो रूल ऑफ गेम खुद सेट करें, वो खुद देखें कि पार्लियामेंट में हमने क्या करना है, मामलात हमने आपस में तय करने हैं, लड़ना हमने आपस में है, हम किसी और के डिक्टेशन पर ना चले, बल्कि तमाम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करें, आइन की पासदारी सब करें, तब हो सकता है। वरना ये इसी तरह जो है हम प्रोग्रामों में बैठे होंगे, इसी तरह बातों कर रहे होंगे, नेक्स्ट जो आएगा PTI हुकूमत में होगी और अपोजिशन के लोग होंगे, इसी तरह की बातें चल रही होंगी। जी एहतशाम साहब, ये मुस्लिम लीग नून आपको लग रहा है कि पैनिक हो चुकी है, परेशानी का शिकार है? ये सवाल वैसे एहसन इकबाल साहब से भी पूछा गया था कि जी ये इस ऑफ़र के बाद जो PTI मुज़ाकरात के लिए कह रही है कि फ़ौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, हम मुज़ाकरात करने के लिए रेडी हैं, फिर एक जानिब एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं जी मुदाखलत की लिए कहा जा रहा है, ये मुदाखलत की दावत दे रहे हैं बेसिकली, लेकिन दूसरी जानिब इनके अपने ही वज़रा TV पे बैठकर उस ज़माने की बातें करते हैं जिस वक्त PTI का दौर था। तो आप मुलाकातें तो कर रहे थे इस हवाले से, जिस तरह से ख्वाजा साहब पहले भी जिक्र कर चुके हैं, जनरल बाजवा के साथ मुलाकात, चलें ये मान लिया कि एक इवेंट में मिल गए, लेकिन जनरल बाजवा के साथ बाकायदा इनकी मुलाकातें हो चुकी हैं जिनका वो जिक्र कर चुके हैं। तो सर ये अभी हुकूमत परेशान है बेसिकली। आमना, आपका सवाल बहुत अच्छा है। अगर ऐसे ही उसकी तारीफ ना समझे तो इसमें वाकई बड़ी जान है। असल बात यह है कि हमारे सियासतदान, हमारी सियासी जमातें जो है ना, वो माजी में क्यों रहना चाहती हैं, हाल में क्यों नहीं रहना चाहती। हाल जो है अब इस वक्त हुकूमत में है, ये PMLN के ऊपर पीपल्स पार्टी साथ है, उहदे ले लिए, उस तरह साथ नहीं है। अब सवाल ये है इस बयान की, ख्वाजा साहब के बयान की इस वक्त प्रोवोकेशन क्या है, इसकी आप टाइमिंग देखें। और दूसरी तरफ कंट्रडिक्ट कर रहे हैं इन्हीं के वजीर, इनके साथी एहसन इकबाल साहब के, नहीं जब तक बानी PTI ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, माफ़ी नहीं मांगेंगे, बात नहीं बनेगी। देखें, ये एक बात तो तय आमना कि 2018 में इमरान खान की हुकूमत आने के 1 साल के बाद ही बाजवा साहब और फैज साहब फ्रस्ट्रेट हो गए थे किसी न किसी वजह से, और उन्होंने PMLN के साथ राब्ते, और ये जनरल एजाज जो वो ससुर हैं अपने बाजवा साहब के, उनके ज़रिए सारी बातें हुआ करती थी। अब सवाल ये है कि इस आज जो बयान दिया गया, मुझे तो बड़ा वाज़ेह तौर पे लग रहा है कि ये ख्वाजा साहब की इंतहा की फ्रस्ट्रेशन है। देखें, इस पीरियड में जब से हुकूमत आई है, आप देख लें अवाम में क्या किया इन्होंने, इनकी कारकर्दगी देख लें, कोई डिलीवरी नहीं है इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग एनी रिलीफ टू द पब्लिक। लोग आप देख लें जिस तरह फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, बिजली के बिल हैं। कल ये खबर थी पिड्डी, मुझे किसी ने बताया कि कमेटी चौक पे एक साहब अपना बिजली का बिल लेके रो रहे थे, फिर वो मेट्रो के ऊपर चढ़े, वहाँ से उन्होंने छलांग लगाई और उन्होंने, लोग उनको रोकते रहे, उन्होंने जान अपनी दे दी शख्स ने। और दूसरी तरफ देख लें अमरीकी सफारत खाना कह रहे हैं कि जी 10,000 एप्लीकेशन जो है ना हर माह हम प्रोसेस कर रहे हैं, पाकिस्तान से लोग भाग रहे हैं। तो ख्वाजा साहब जो है ना इस वक्त मुझे लगता है बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि कारकर्दगी नहीं है। IMF के साथ जिस तरह का माहदा किया, वो जिस तरह से जकड़ दिया मुल्क को, पेट्रोल, बिजली, गैस, ऊपर से यह है कि सिर्फ दौरे करने, प्राइम मिनिस्टर ने इधर जा, इन्होंने आनी जाने वाली बात है, या ये कि प्रैक्टिकली इन्होंने कुछ नहीं किया और सिर्फ बयानबाजी की हद तक ये अपोज करते रहे PTI को। और उधर से एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ अलहदा नाराज नजर आती है कि भाई जो काम आपने करना था वो सारे काम तो हम कर रहे हैं, दहशतगर्दी को हम देख रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को हम देख रहे हैं, आपने सियासी तौर पे PTI को कॉर्नर करता आपने नहीं किया। वहाँ पे भी उनको फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही है, पार्टी नहीं कर सकी। अब असल बात है हम ना, हमारी हर सियासी जमात, हर हमारा लीडर जो है ना वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानियाँ क्यों बनाता है? वो इसलिए बनाता है कि वो पावर में आना चाहता है। उनका ख्याल होता है कि
इनके एस्टैब्लिशमेंट के जरिए के उनके कंधों पे चढ़ के हमने हुकूमत में आना है तो ये सब कुछ कर रहे होते हैं। अब सवाल ये है कि आजकल के हालात में हुकूमत नाकाम हो रही है, डेफिनेटली नाकाम हो रही है। अब दूसरी तरफ जो एम्बेरसमेंट है एस्टैब्लिशमेंट के लिए कि भी इनको ला के हुकूमत दे दी है, और दूसरी तरफ हम इतना कुछ बर्दाश्त भी कर रहे हैं, इतना सख्त बयानिया बानी पीटीआई ने बनाया हुआ है, लोग उसके साथ खड़े हैं। सर वैसे भी 8 फरवरी का जो इलेक्शन है उस हवाले से 8 फरवरी का जी जो तराजा पैदा हुआ उस इलेक्शन को लेकर वो भी सबके सामने, वो भी तक बातों में है जी, वो भी सबके सामने। अब असल बात यह है ना कि यहाँ से आगे आपने कैसे जाना है, आप हुकूमत ने रहना है तो क्या करना है। अब हुकूमत को नजर आ रहा है कि शायद ये हम नहीं कर पाते, तो उन्होंने ये बयान दे दिया कि जी आए आके हुकूमत संभाल लें। भाई इस तरह नहीं होता। और दूसरी तरफ आप देख लें अपना एहसन इकबाल साहब जो बयान दे रहे हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं कि नहीं, जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेंगे बात नहीं बनेगी। चले, ये तो लड़ाई उनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ है, मान ली बात। और इस हवाले से कल बड़ा अच्छा स्टेटमेंट आया, बहुत दिनों के बाद वो खामोश होकर शफकत महबूब के तालीम के वजीर बैठ गए थे, उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पे काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में आपने भी सुना होगा हमने, उन्होंने कहा है कि ये 9 मई किस तरह तय किया गया था। मैं 9 मई को मैं लिबर्टी चौक गया और वहाँ गया तो मुझे लोगों ने कहा चलें जी लीड करें, हमने तो जाना है अपना कोर कमांडर के घर। तो मैंने कहा कि भाई आपको किसने कह दिया कि जी यही पैगाम है, यही करना है। तो कहने लगा मैं नाराज होकर घर आ गया। उसके बाद ये हिस्ट्री है कि क्या हुआ, किसने किया, किसने नहीं किया। अब सवाल ये है कि आजकल के माहौल में हुकूमत एक तरफ तो कहती है कि जी हम पीटीआई के साथ बात भी करना चाहते हैं, दूसरी तरफ उनको ये भी कह रहे हैं कि जी माफ़ी मांगे। चले, माफ़ी का मामला तो उनके साथ तय होगा, और ये वाकई जब तक कोई इससे पीछे नहीं हटेंगे, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ उनके रिलीफ नहीं आएगा। और फिर ये जो हम देख रहे हैं पिछले 2-2.5 महीने से जो सूरत बन रही है, इसमें एक गिविंग एंड पे हुकूमत तो नहीं है, गिविंग एंड पे एस्टैब्लिशमेंट है, और रिसीविंग एंड पे जो है आप देख लें जिसको कहना चाहिए पीटीआई के अंदर आप देख लें आज भी 2 राय है। एक है कि नहीं जी हमें सुन के रखना चाहिए, फ्रंट फुट पे खेलना चाहिए, हमें बिल्कुल पीछे नहीं हटना। एक है कि नहीं भी पार्लियामेंट रह के बैठ के हमें कोई रिलीफ हासिल करना चाहिए, एक ही तरीका है। और उन्होंने कहा कि इतनी ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद, इतने दिनों के बाद अब कुछ नहीं कर सके, लिहाजा बातचीत का दरवाजा खोला जाए तो अपने लिए रिलीफ तलाश किया जाए। जी शाह साहब, 2 चीजें, एक तो कमेंट तो वो कीजिएगा ख्वाजा आसिफ वाली बातों पे, लेकिन मैं उसके साथ चाहूंगी ऐड ऑन करना ये चीज, ये इस नुक्ते को भी कि जो कुछ पहले PMLN ने किया, जिसका आज इजहार भी कर रहे हैं ख्वाजा आसिफ साहब बैठ के, इंकशाफात कि भाई हमें कहा गया और ये सब चीज़ें हुई, आज पीटीआई भी तो वही कर रही है ना। पीटीआई भी अपने आप को खुद पेश कर रही है, कहीं ना कहीं प्रेजेंट कर रही है कि इनसे मामला नहीं चल रहे, आए हमारे साथ डिस्कस करें और चलते हैं लेकर मामला को। तो सर ये मामला ख़त्म कब होगा, कब सियासतदान सीखेंगे माजी से और खुद को ऑफर करना इन मामला में? फिर तो आप खुद वाकई वो ठीक कर रहे हैं कि मुदाखलत की, तो आप खुद दावत दे रहे हैं। देखिए आमना, पहले तो मैं ये कहूंगा कि एक अगर डिफेंस मिनिस्टर हैं, दूसरे हमारे प्लानिंग के मिनिस्टर हैं, बड़ी अजीब सी बात है कि डिफेंस मिनिस्टर कोई ओथ भी होता है, उसने कोई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है कमिट भी किया होगा कि ये मुल्क खैबर, यानी हम कहेंगे ना कि पाकिस्तान का वजीर दिफा अगर पिछली कहानी सुनाता है कि आर्मी चीफ से उनकी ये डिस्कशन हुई और ये ना हुई, तो मुझे सबसे बड़ी अजीब सी बात ये नजर आती है। और जैसे कि एहतिशाम साहब ने कहा कि फ्रस्ट्रेशन की इंतहा उनकी अपनी जगह पे है, क्योंकि जाहिर बात है वो भी फॉर्म 45-47 वालों में शामिल नजर आते हैं, तो उनको बहुत सारी चीजें हमसे ज्यादा विजिबल नजर आ रही हैं। बदकिस्मती की बात यह कि आखिर हम मुल्क को किधर लेके जा रहे हैं। आपकी बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक करूंगा कि अगर आप बारियों की सियासत में इस तरीके से एस्टेब्लिशमेंट में गोद में जाते हैं तो ऑब्वियसली आपको फिर उसके रिपरकशंस जो है वो भुगतने पड़ेंगे। इससे पहले जो PDM की हुकूमत पिछली बनी, वो किस तरीके से बनी? क्या वो ख्वाजा आसिफ साहब ने वाकई या उनकी पार्टी ने, बहुत सारे लोग उनके अपने पार्टी के इख्तिलाफ करते रहे, तो वो क्या था, वो किसके कहने पे हुआ? अब मैं यही कहूंगा ना कि हमारे यहाँ सिर्फ मरे हुए यजीद को जो है ना हर बंदा ठुड्डे मारता है। बात तो उस वक्त हुई कि जब बाजवा साहब आर्मी चीफ थे तो बात करते, जब फैज साहब ISI चीफ थे तो बात करते। बड़ी अजीब सी बात है कि हमारी सियासी जमातें उन लोगों के पीछे बात करती हैं जो कि रिटायर होकर चले जाते हैं या इक़्तिदार से बाहर चले जाते हैं या जो भी है। अब मैं ये समझता हूँ, मेरे ख्याल में कि जो इसमें मैं आपको आखिर में एक एंड में खबर भी देना चाहूंगा कि हो क्या रहा है। कुछ मेरे ज़राए ने मुझे बताया जरूर। इम्पोर्टेंटली क्या है, आप देखिए एस्टेब्लिशमेंट का एक रोल है, और मैं तो ये समझता हूं कि आप एस्टेब्लिशमेंट को एक परमानेंट रोल बिल्कुल दें। आप उसको कानूनी न्यूट्रल रहने की बातें ना करें ना, फिर आप ये कहें कि अपना रोल खत्म कर दें, साथ में आप ऑफर भी करें, तो आपकी अपनी कंफ्यूजन है। फिर हमने एक सेकंड, आप ये बताएं कि अगर इससे पहले एस्टेब्लिशमेंट कहती है हम न्यूट्रल हैं, फौज कहती है हम न्यूट्रल हैं, तो ख्वाजा आसिफ को तो ट्राई करना चाहिए, उन्होंने तो न्यूट्रलिटी खत्म कर दी।
हम 2018 की बात भी करते हैं कि बिल्कुल वो इलेक्शन जब इमरान खान साहब को लाया गया जिस तरीके से भी, उस पर भी एतराज था। अब जो पीडीएम की हुकूमत लाई गई उस पर भी एतराज है। अब जो ये हुकूमत आई इस पर भी एतराज है। जब आइंदा आएगी तो वो भी कहेंगे डील के थ्रू हुई है। तो आप एक काम करें, तमाम सियासतदान बैठ के आप वाकई एक कोच का जो एक रोल अपना आईनी है, आप वो एक आईनी रोल डिसाइड कर दें। उसके अलावा भी जो उसका डिफेंसिव रोल है, अगर आप मुल्क की सियासत बगैर एस्टेब्लिशमेंट के नहीं कर सकते तो मेरी तो जाती राय है कि आप इस बात पे कानूनी तौर पे बात करें कि ना आप दुनिया के सामने जो है बेइज्जत होते रहे, ना अपने अवाम के सामने। हर चीज का एक अपना रोल होना चाहिए। ये बार बार मैं बोलता भी रहूं, लिखता भी रहूं, अगर है तो आप माने। ठीक है। दूसरा देखिए, मेरे ख्याल में अपनी शैम डेमोक्रेसी की कहानी हमारी पढ़ी लिखी नस्ल नहीं सुनती। अब उनको पता चल गया कि आप क्या कर रहे हैं, आप कौन लोग हैं। जब आधे से ज्यादा IPPs आप किए हैं, 68% 3 पार्टियों की हैं। खान साहब के दौर में भी 30 मुआहदे हुए जो कि तकरीबन 2057 तक रहेंगे। ठीक है ना जी। ये उमर अयूब साहब जो आज बातें करते हैं, इनके दस्तखत पे बहुत सारे IPPs लेकिन कहते हैं कि उन मुआहदों में ये जरा डॉलर का रेट फिक्स था, तो ये कुछ रिलीफ था किसी न किसी हद तक। देखिए, वो रिलीफ को छोड़ के मेरे ख्याल में इन्होंने जो किया है पाकिस्तान के साथ, इन सबको अकाउंटेबिलिटी के दायरे में लाना चाहिए। अब जो आप आखिरी बात कर रहे थे, मेरे ख्याल में कोई मुबर्रा नहीं है, इनमें कोई भी जो है फरिश्ता भी नहीं है। और मेरे ख्याल में वक्त आ गया कि अवाम इनको अकाउंटेबल करेंगे। मैं और आप अगर बड़ी बातें कर लें, डिस्कशन कर लें, लेकिन ये खुद बता रहे हैं कि हम क्या क्या करते रहे और हमने मुल्क का बेड़ा कैसे गर्क किया। दूसरा जो आप कह रहे हैं कि जी हो क्या रहा है, मेरे ख्याल में जो 4-5 दिन पिछले हुए हैं उसके अंदर काफी चीजें हो रही हैं। जो एक थ्योरी पेश की जा रही है वो शायद यही है कि फॉर्म, मैं बार बार कहता था कि 18 महीने 2 साल के अंदर ये फॉर्म 45-7 की कहानी निकल आएगी। और जो फ्रस्ट्रेशन बता रही है, मेरे ख्याल में ख्वाजा आसिफ साहब की फ्रस्ट्रेशन और हुकूमत की फ्रस्ट्रेशन ये बता रही है कि वो उस तरफ बात जा रही है। अब हो क्या रहा है, आखिरी बात मेरी कहीं ना कहीं ये चीजें लग रही है, शायद मेरे ख्याल में ये जा रहे हैं एक डील की जाने। ठीक है। और उसमें क्या होगा, री-इलेक्शन हो सकता है, इसमें जो है बाड़ी PTI बाहर बैठ सकते हैं, उनकी पार्टी का जो है वजीर आजम बन सकता है। और आखिरी चीज ये मेरे ख्याल में वही है कि आपने मुदाखलत नहीं करना। और मेरी कुछ सोर्सेज ये कह रहे हैं कि शायद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को कोई इससे ऊपर एक कहते हैं ना एक इंडिपेंडेंट सा ओहदा भी शायद दिया जा सकता है। मे बी दिस कैन बी अ स्टोरी, दिस कैन बी अ थ्योरी, लेकिन शायद ये बातें भी हो रही हैं। तो देखिए, अब देखना ही होगा कि अगले महीने 2 के अंदर क्या मामलात होते हैं। ठीक है, चलें 804 बाहर आते हैं। ठीक, बिल्कुल, ये आने वाले कुछ महीने बताएंगे, जिस हवाले से हम देख भी रहे हैं कि बड़ी पेशन गोइयाँ भी हो रही हैं। और ख़ास तौर पे जो PTI के वज़रा हैं वो इस हवाले से बात भी करते रहे थे। जैसे फवाद चौधरी साहब साबिक वज़ीर रहे हैं, वो भी इस हवाले से बात कर रहे थे। असद, आपकी जानिब आ रही हूँ। एक तो मैं पहले करेक्ट कर लूँ, आई थॉट आज आप पहुँचे होंगे, लेकिन ये मुझे ख्याल कर लेना चाहिए था, लाहौर में तो आज जल्द था लेक हुआ था, स्टूडियो पहुँचना ही नामुमकिन था आज के दिन। तो एक तो अपनी खैरियत से आगाह कीजिएगा। दूसरी चीज़ ये बताइएगा कि ये जो सारी सिचुएशन बन रही है, जहाँ पर हम देख रहे हैं आज तलाल चौधरी साहब भी आए, SN इकबाल साहब भी आए, ये आपको लग रहा है कि एक वाकई पैनिकिंग सिचुएशन बन चुकी है? ख़ास तौर पे जो ऑफ़र PTI ने की है, एक कार्ड प्ले किया उन्होंने, उसके बाद आपको लग रहा है कि वाकई हुकूमत को लग रहा है कि हाँ जी अब मामला ठीक नहीं रहे, ये बात बन सकती है वहाँ पर? जी बहुत शुक्रिया। जी मैं आपने खुद ही बता दिया कि स्टूडियो में नहीं हूँ मैं। जी बिल्कुल, यहाँ शुक्र है खैरियत से है, लेकिन बारिश काफ़ी ठीक ठाक बारिश हुई है यहाँ पे लाहौर में कल रात से। अलबत्ता सिचुएशन जो है वो अब तक की रिपोर्ट ये है कि एक हद तक काबू में है, लेकिन देन अगेन कुछ लोग तो कह रहे हैं रिकॉर्ड रेन हुई है, लेकिन उसकी कोई उस तरह से तस्दीक नहीं है कि 30-40 साल में बहुत सबसे ज़्यादा बारिश हुई है। अलबत्ता आज मैं स्टूडियो नहीं पहुँच सका तो मैं वाया वीडियो लिंक आपसे कर रहा हूँ। तो आते हैं इस आपके सवाल के ऊपर, और ये जो तरीके इंसाफ और बात हो रही है नून लीग की और पार्टी की, तो देखिए डेस्परेशन की एलिमेंट जो है ये तो मेरे ख्याल में आज की दिन की कोई खबर नहीं है कि ये डेस्परेट हैं या इनको पैनिक कर रहे हैं या कोई पैनिक, ये चीज़ तो चल रही है। मेरे ख्याल में अगर आप 1-2 हफ्ते पहले चले जाएं, जिस तरह से अदालती रिलीफ मिलता रहा है, तरीके इंसाफ को, इद्दत केस हो जाए और बाकी दीगर केसेस हो जाएं, उससे भी पैनिक का एक एलिमेंट बनता है और बहुत सारी चीज़ें होती है। ये तो बात ही नहीं है मेरे ख्याल में, ये सवाल ही नहीं। असल बात ये है जी कि हमने अब एज अ नेशन, एज अ पॉलिटिकल एंटिटी हमने सोचना है कि हमने आगे जाके करना क्या। क्योंकि मैं हमेशा इस शो पे भी कहता हूँ और बाकी जगहों पे भी कहता हूँ कि ये एक साइकिल सा बन गया है। मतलब अगर आप हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री सारी देख लें तो उसके अंदर ये एक सिक्लिकल किस्म की अप्रोच है कि जी एक पार्टी आती है, फिर कुछ ना कुछ होता है, फिर वो चले जाते हैं या वो जेल चले जाते हैं या मुल्क से बाहर चले जाते हैं, फिर एक और पार्टी आती है, अच्छा जी फिर वो जो बाहर गए होते हैं, जेल में होते हैं, उनकी वापसियों की रूमर शुरू हो जाते हैं कि जी बस वो आए, डील होने लगी और फिर वो वापस भी आ जाते हैं। तो ये होता जा रहा है।
फर्क सिर्फ ये है कि पहले साइकिल बहुत लंबा होता था, साइकिल के अंदर आप कह लें कि 8 साल निकल जाते थे, 4 साल निकल जाते थे, 5 साल निकल जाते थे। अब ये साइकिल हो गया बहुत छोटा। आप पीटीआई की अपनी 2018 की हुकूमत देख लें तो कितनी देर बाद ये आवाजें उठना शुरू हो गई थी कि जी कि बस जी अब पीडीएम आ रही है तो वोट ऑफ नो, जो कि हो गया। अब ये हुकूमत ने केयर टेकर एक लाए, केयर टेकर के बाद जब 8 और 9 तारीख के इलेक्शन जो हुए तो उसके बाद जब ये आए हैं तो उसके बाद ही फिर बातें शुरू होगी जी कि अब कौन सी पार्टी आ रही है, पीटीआई फिर से आ रही है, खान साहब जेल से, बानी पीटीआई सॉरी जेल से कब बाहर आ रहे हैं। उनकी जो सोशल मीडिया के ऊपर ब्लॉगर्स हैं वो तो रोज उठते हैं और एक ब्लॉग करते हैं कि जी इस दिन बाहर आए। वो क्यों बाहर आना चाहेंगे? मेरे तो ख्याल में अगर बानी पीटीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इस वक्त वो जेल के अंदर जो है ही इज मोर सिक्योर एंड ही इज मोर स्ट्रांग देन बीइंग आउटसाइड। तो एक तो उनके फॉलोअर्स को भी रियलाइज करना चाहिए। नंबर दूसरी चीज जो इनके फॉलोअर्स को रियलाइज करनी चाहिए है तरीके इंसाफ की, मैं नून लीग पे तो आता हूँ कि आप बहुत आपकी शॉर्ट मेमोरी है, बड़ी गोल्ड फिश मेमोरी है कि जब पीटीआई पावर में भी थी तो पीटीआई तो एक बहुत ही अनपॉपुलर तरीन पार्टी हो चुकी थी। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले तो हालात इस किस्म के थे कि उनके अपने जो तमाम स्ट्रॉन्ग फॉलोअर्स थे तरीके इंसाफ के उनको छोड़ बैठे थे और उसके बाद बस वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो उनकी एक फेवर हो गया, आप समझ लें पीडीएम कह रहे हैं या नून लीग कह रहे हैं उसको। बाकी जो ख्वाजा असद साहब हैं, एहसन इकबाल साहब हैं, उनके बयानात जो हैं वो अपनी जगह जी तब ये हुआ तो वो हुआ। कोई अगर आपके पास देखें जी जैसे एहतशाम साहब भी अभी कह रहे थे, तमाम पैनलिस्ट कह रहे थे, अगर आपकी बेल्ट के नीचे आपके पास हो जी कि जी हमने ये काम किया तो फलाना काम किया, ये चीज हमने डिलीवरी दी है, सर्विस डिलीवरी दी है, तो वो बातें करेंगे। जब उन बातों का आपके पास किल्लत हो, एक खसारा हो आपके पास काम की बातों का, तो फिर आप ये बातें करते हैं कि जी हम ये कर देंगे कर देंगे। देखिए जी अवाम जो है वो मेरे ख्याल में उनको आप ये ना समझें कि वो शऊर नहीं रखते या वो किसी हद तक समझते नहीं चीज़ों को। एक चीज़ जब 10-12 दफ़ा हो जाए 10 सियाना हो जाता है। और ये अवाम जो है ये इस टाइम दे वांट टू सी कि जी आगे हमें कोई लाए अमल दें। इस हुकूमत का मेरे ख्याल में ये हुकूमतें, मैं उनसे एक कंपैरिजन सिर्फ आखिरी में ड्रॉ करना चाहूंगा कि ये पहली दफ़ा मैंने देखा है जितनी देर से मैं सहाफत कर रहा हूँ कि आई डोंट नो कि इस हुकूमत का लाया अमल है क्या, इन्होंने किस तरफ बात को लेके जाना है और क्या करना है। ना मईशी फ्रंट पे, ना सिक्योरिटी फ्रंट पे, ना एनर्जी फ्रंट पे, ना किसी चीज़ के ऊपर, खास तौर पे अपनी ऑपोजिशन को कैसे डील करना है, क्योंकि ऑपोजिशन तो वो है, इस चीज से आप कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल एग्जैक्टली अगर आप परफॉर्मेंस आपके सामने हो तो हर चीज़ का जवाब आपकी वो परफॉर्मेंस है। फिर आपको इस तरह की बात हमारे पैनलिस्ट के हवाले से राय आ चुकी है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे इस वक्त जो एनर्जी क्राइसिस है ये मामला किस जानिब जाएगा। वेलकम बैक। तो अगस्त शुरू हो चुका है और रिलीफ लेकर आया थोड़ा सा, और हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कुछ कमी कर दी है। लेकिन मौजूदा हालात का सबसे बड़ा मसला बिजली और महंगी बिजली है, और वो हमें जूं का तूं दिखाई दे रहा है। आज साबिक निगरान वजीर सनअत व तिजारत गौहर एजाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि जो सस्ती बिजली दे उससे बिजली लें। हुकूमत का काम नहीं कि कारोबार करे। IPPs के साथ मुआहिदों का फोरेंसिक ऑडिट कराया जाए, ये मुतालबा उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि हम इन 40 IPPs कंपनियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। दूसरी जानिब नेपरा की एक रिपोर्ट जिसमें इंकशाफ ये है कि के इलेक्ट्रिक समेत बिजली की तमाम तकसीमकार कंपनीज ओवर बिलिंग में मुलवस हैं। के इलेक्ट्रिक और डेस्कोस ने रवां बरस अप्रैल तक जून ओवर बिलिंग करके सार्फिन पर इजाफी बोझ डाला है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सार्फिन के बिल रिकॉर्ड शुदा असल यूनिट्स के साथ एडजस्ट किए जाएं। अपने तज्जियाकारों से जानते हैं कि ये जो अब नेपरा की एक रिपोर्ट आई है, क्या इसको मद्देनजर रखते हुए के इलेक्ट्रिक और बिजली की जो दीगर तकसीमकार कंपनीज हैं इनके खिलाफ कोई एक्शन होगा और अब क्या रिलीफ मिलेगा? क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं एक प्रेशर भी बिल्ट हो रहा है, जो हम डेली बात भी कर रहे हैं, जमात इस्लामी की जानिब से धरना भी किया जा रहा है, वो सिचुएशन भी हमारे सामने मौजूद है। एहतशाम साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आ रहे हैं सर कि नेपरा भी बता रहा है कि किस तरह से कैसे सार्फिन पर बोझ डाला गया है सारी सिचुएशन में, ये एक्शन लेंगे अब इस रिपोर्ट को देखते हुए? देखिए आमना, मैं आप और बेशुमार लोग इंडिपेंडेंट लोग भी और जो एनर्जी के एक्सपर्ट हैं वो भी कहते रहे, ओपोजिशन के लीडर भी कहते रहे कि जी ये इन्फ्लेटेड बिल ओवर बिलिंग होती रही है, लेकिन आपने देखा कोई इसको नहीं सुनता। फिर पिछले 3 महीने से मुसलसल मोहसिन नकवी साहब ऑल द पीपल वो भी बात कर रहे हैं। उन्होंने बताया था कि जी 82 करोड़ यूनिट जो है ना वो फालतू दिए जा रहे हैं, सिर्फ लाहौर में उनसे लोगों से वसूल किया जा रहा है। तो अब ये है कि इतनी बड़ी ये तो जिसको कहते हैं चार्जशीट है ये नेपरा की, कि उसके बाद तो एक्शन होना जरूरी हो गया। हुकूमत तो एक्शन नहीं लेगी। अब कोई प्राइवेट आदमी अगर अदालत पे चला भी जाता है तो वहाँ पे क्या होगा? बड़े बड़े वकील इकट्ठे कर लिए जाएंगे, अल्टीमेटली कुछ भी नहीं होगा। अब ना देखें, ये अब सारा IPPs का जो स्कैंडल है ना अब तो खुल के सामने आ गया।
ये 53% जो लोग हैं इसमें सारे आपके सियासतदान हैं, जिनमें नवाशी साहब, जरदारी साहब, जहांगीर तरीन, नवाशी अपने जरदारी साहब के फ्रंट मैन बेशुमार लोग हैं, हमको जानती हैं। 23% बिजनेसमैन हैं जिनके हैं, जिन्होंने भी मिल मिला के जिस तरीके से हुकूमतों से मिल के वो उन्होंने प्लांट लिए थे, और 23% इसमें वो लोग हैं जो गैर मुल्की हैं, उनमें कहा जा रहा है कि ये ज़्यादा जो हैं वो चाइनीज़ पावर कंपनी है। अब मामला क्या है, मामला खराबी कहाँ पैदा हो, 25,000 मेगावाट यूनिट के मायदे किए गए इनके साथ बिजली पैदा करने के, 45,000 यूनिट जो है ना बिजली पैदा की जा रही है जो कागतों में शो हो रही है, 35.5% जो है ना वो 3500 रुपये, 3550 रुपये जो है ना वो फी यूनिट कीमत है। और इसके अलावा आप देख लें कि 18 रुपये जो है कैपेसिटी चार्जेस के नाम पे लिए जा रहे हैं, 1,000 रुपया फालतू आपकी मेरी जेब से कैपेसिटी चार्ज के नाम पे लिए जा रहे हैं। तो मेथड ऑफ द मैडनेस कोई तो बताए कि खुदा का वास्ता है कि लोग इस वक्त आप जो बात कर रही हैं कि बिजली की वजह से लोग इतने दुखी हो गए हैं कि अपने घरों का सामान बेच के वो बिजली का बिल पूरा करते हैं, जाके रोते हैं, चिल्लाते हैं, फिर आप देखते हैं कि वो जाके खंभों पे चढ़ते हैं और मेट्रो को से छलांगे लगाते हैं और एक दूसरे को कत्ल करते हैं सगे भाई। तो ये वो खौफनाक सूरत हाल है जिसका नोटिस लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। अब ये वो लूट मार का सिलसिला इतना, जिसको कहते हैं इंस्टीट्यूशनलाइज्ड करप्शन होगी IPPs के, कि इनको रोकने के लिए तैयार नहीं। अब सवाल ये कि कोई इसको रोकेगा, मुझे नहीं लगता कोई रोकने वाला है। वही बात आ जाती है कि जो हमारी अशराफिया है, इतने स्ट्रांग लोग हैं, हर अदारे में बैठे हुए हैं, उसके बाद हमारे बिजनेसमैन उनको सब फायदा लेते हैं, हमारे सियासतदान उनसे फायदा लेते हैं। तो मुझे नहीं लगता हमने कि आने वाले दिनों में कुछ इसका हासिल वसूल होगा, सिवाय इसके कि क्रिटिसिज्म होता रहेगा, जवाब इसका आना नहीं है। और मेरा ख्याल है अब वक्त आ गया कि अकाउंटेबिलिटी सही मानों में शुरू होनी चाहिए। नहीं करते तो मेरा ख्याल है यही एक इशू हमारी जड़ों में बैठ जाएगा। वो यही बात तो नईम साहब ने आज की भी है। हाफिज नईम रहमान साहब ये कह रहे हैं, शाह साहब वो ये कह रहे हैं कि धरना हटाओ तहरीक में भी तब्दील हो सकता है ये मामला। वो कह रहे हैं हमारे बात तो सुन रहे हैं, लेकिन बात सारी है कि किसी सवाल का जवाब नहीं इनके पास। कह रहे हैं तजावीज़ अच्छी है लेकिन ये इम्प्लीमेंटेबल नहीं है। अब सारी सिचुएशन में ये फिर हम देख रहे हैं MQM का वफ्द भी वज़ीर आज़म से मिला है, उन्होंने भी कहा कि जी आप ज़रा नज़र-ए-सानी करें जो IPPs के साथ मामलात हुए हैं इन कॉन्ट्रैक्ट्स पे, कुछ निकलेगा इससे आउटकम। सुप्रीम कोर्ट जाने की भी एक धमकी सामने आ रही है, होगा क्या इस मामले में? पहली दफा हम देख रहे हैं कि IPPs के इशू को तमाम अवाम के सामने शायद आया है और एक्सपोज हुआ है। इस पे होगा इसलिए कि अब आपकी पाकिस्तान की सर्वाइवल इसके अंदर, आप कितना उस बिजली के पैसे देते रहेंगे जो आप इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। अगर आप 24,000 मेगावाट आपकी यूटिलाइजेशन है और आप 48,000 मेगावाट के बिल पे कर रहे हैं, तो मतलब मुझे ये बताइए कैसे सर्वाइव हो सकता है। तो मेरा इंटरनेशनली भी अगर आप देखा जाए तो न सिर्फ पाकिस्तान के लेवल पर बहुत बड़ा फ्रॉड है, बल्कि दुनिया के लेवल के ऊपर इसमें चाइनीज कंपनीज हैं, इसमें कतरी कंपनीज हैं, इसमें आपकी बाहर की कंपनीज हैं, और बेशक इसमें आपके जो लोकल इदारों की कंपनीज हैं, तो उनको भी सोचना होगा कि आया ये पैसा कमा के वो लेके किधर जाएंगे। क्योंकि सोचने वाली बात यह है कि अगर आप वाकई पाकिस्तान के अंदर हैं या आपने फिर जो है ना मनी लॉन्ड्रिंग करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं ये समझता हूँ कि देखें नेपरा ने जो रिपोर्ट दी है, अब कल मैं आपको एक बड़ी स्टोरी दूंगा। खैबर पुख्तनख्वा के अंदर 2 ऐसे डैम हैं जो पिछले 8-10 सालों से बने पड़े हैं और नेपरा की वजह से वो ऑपरेशनल नहीं हो सके, क्योंकि नेपरा ने उनकी बिजली का रेट मुकर्रर नहीं किया। अब आप सोचें मतलब कितना बड़ा जुल्म है इस मुल्क के अंदर। आप कहते हैं नए डैम बना लो, 74 डैम बन सकते हैं, 70 बन सकते हैं। दूसरा, आप रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पर क्यों जा रहे हैं? जी देखें जी, एक मैं बताऊं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज वो ये कि आप याद है, मैं आपको लेके चला जाता हूँ नॉर्दर्न एरियाज के अंदर, स्वात के अंदर, गिलगित बल्तिस्तान, हुंजा, स्कर्दू, स्वात, यानी जो करीब करीब है शांगला, वहां आपको 500 रुपए फिक्स पे प्राइवेट बिजली घर से बिजली मिलती है, जिसके आप ऊपर AC चलाएं, जिसके आप ऊपर फ्रिज चलाएं, जिसके ऊपर आप मशीनें चलाएं, जिसके आप ऊपर जो है वो वाटर टर्बाइंस चलाएं। तो ये मुझे बताइए कि अगर एक प्राइवेट आदमी 100-150 घरों को 500 रुपए या 700 रुपए ऐसी जगह में आपको बताऊं 200-200 रुपए पर मंथ पे आपको फुल फ्लैज बिजली फिक्स रेट पे दी जा रही है लोकल। आप अगर प्राइवेट लोग, प्राइवेट NGO, चाहे वो SRSB है, चाहे वो कोई दूसरे इदारे हैं, वो अगर फंड कर सकते हैं और इतना बड़ा स्ट्रक्चर बन सकते हैं, तो आप क्यों जुल्म कर रहे हैं? आपकी वापडा की बिजली नॉर्दर्न एरियाज के अंदर कोई नहीं यूटिलाइज कर रहा, ना वहां पहुंचती है, ना आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है। दूसरा देखिए, मेरे ख्याल में अगर आपके तमाम जो इदारे हैं उनका नेक्सस चल रहा है और मुल्क का बेड़ा गर्क करने में, इसके अलावा आप मुझे बताएं कितने बड़ी अमाउंट अगर IPPs को दे रहे हैं, जो कि शायद मेरे ख्याल में पाकिस्तान के बजट से भी ज्यादा है। तो सोचना ये होगा कि अगर आप इसी तरह कंटिन्यू करना चाहेंगे तो IPPs भी गर्क होंगी,
इनके मालिकान भी होंगे, ये सियासतदान भी होंगे, और जो इस तमाम नेक्सस के अंदर इन्वॉल्व हैं वो सब होंगे, क्योंकि मेरे ख्याल में पाकिस्तान सरवाइव करेगा तो इनकी अयाशियां चलेंगी ना। अशराफिया पाकिस्तान के अंदर अशराफिया हैं, मैंने अब नाम नहीं लूंगा, हमारे 2 साबिक प्राइम मिनिस्टर थे, वो मुझे इस्तांबुल में मिले, तो वो उनके साथ एक बड़े अहम शख्सियत और भी थे, तो वो एक जो कहते हैं ना छल्ली जो है वो तोड़ के आपस में खा रहे थे और रास्ते में एंजॉय करे, तो मुझसे मिले, तो मैंने कहा जी आप सब क्या हो रहा है। तो अब सोचने वाली बात ये कि इनकी हैसियत वहां पे इन मुल्कों में इतनी ही है, बिल्कुल ये सड़क भी ज़ेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस करेंगे, ये लाइन में खड़े होंगे, ये जो है ना टिकट लेने के लिए भी लाइन में। सर यहाँ पे और यहाँ पे प्रोटोकॉल के नाम पे जो मामला होते हैं वो हमारे सामने ही बिल्कुल ऐसे ही है। असद की जाने चलते हैं। असद, ये अगेन जो अभी नेप्रा जिस तरह से सारी सिचुएशन सामने रख रहे हैं, रिपोर्ट सामने आ चुकी है, एक तो एक्शन होगा इस मामले में, जहाँ से लूटमार हुई है, आपने ओवर बिलिंग कर दी है, उन सार्फिन को अकोमोडेट किया जाएगा, आप इतने ऑप्टिमिस्टिक हैं। दूसरी चीज़ ये IPPs वाले मामले में आपको कुछ नज़र आ रहा है कि ये अदालत से शायद कोई रिलीफ मिल जाए, वहाँ पे जो जाके तमाम मामला खुल जाएंगे ना, ओपनली फिर डिस्कशन होगी कि ये हुआ क्या बेसिकली, तो वहाँ क्या जवाब देंगे? जी, सबसे पहले जो आपका सवाल है नेप्रा की हद तक, तो ये कोई इंकशाफ नहीं हुआ नेप्रा की तरफ से कि अब उन्होंने डिस्कोर्स की निशानदेही की है कि ये ओवर बिलिंग होती है। और ये अब अगर आप दिसंबर 2023 में चले जाएं तो बिल्कुल ही इससे मिलती जुलती एक रिपोर्ट जो है वो मौजूद है, जो यही इसकी बातें कर रही है, जिसमें जुलाई और अगस्त 2023 के अंदर ओवर बिल्डिंग के इल्जाम लगे डिस्कोस के ऊपर, और डिस्कोस को कहा गया कि जी ये भी होगा वो भी होगा, कुछ भी नहीं हुआ। ये असल में ये आप अगर मैं इफ आई एम दैट बोल्ड तो मैं कह सकता हूँ कि तकरीबन इन्हीं महीनों के अंदर ये तमाम डिस्कोस जो हैं इस किस्म की चीज़ करते ही करते हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि इस इशू को टेकअप कर लिया है सीएम कहना सॉरी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने इस दफ़ा, क्योंकि उनको एक चीज़ नज़र आई है जो मैं बड़ी देर पहले से कह रहा हूँ कि इस मुल्क में अगर आपने मईशी सूरत हाल जो है वो बेहतर करनी है, तो ये मेरी ज़ाती राय है, इससे कोई इख्तलाफ कर सकता है, बट मेरा अपना ख्याल है कि बुनियादी चीज़ इसी ऑर्डर में नंबर 1 जो अगर आपने अगर ठीक करना है तो वो एनर्जी है, नंबर 2 सिक्योरिटी है, और नंबर 3 है कि आप एक फेवरेबल माहौल जो है यहाँ पे बनाए अपॉर्चुनिटीज का, जिसमें बिजनेस कर सकता है कोई बाहर से बंदा आना चाहे या डोमेस्टिक बंदा भी हो। एनर्जी नंबर 1, ये इस बात को, ये मेरी जाती राय। एक तो ये हो गया। आपने नेपरा की रिपोर्ट जो है वो पढ़ ली होगी या आ गई है, उसके अंदर 30 डेज का टाइम दे दिया कि ये कर देंगे वो कर देंगे, होना कुछ नहीं है। ये डिस्कोर्स का एक राज है, इनके कितने सीईओज तब्दील हुए हैं, कितने जो इनके जूनियर लेवल जो है मीटर रीडर से लेके एंड अपवर्ड्स ये मसला चल रहा है, कितने लोगों को आपने कुछ चेंज किया, किसी को नहीं किया, और ना इस दफा करेंगे। ये एक प्रोसेस है। नंबर 2 कि ये जो बिजली का मसला है, मैं क्यों कह रहा हूँ ये नंबर 1 मसला है इस मुल्क का, क्योंकि देखिए जी ये एक खास तबके का एक सोसाइटी का हिस्सा है जो गुर्बत के अंदर है, ये उनका मसला हमेशा से है। फर्क सिर्फ ये है कि जी इस दफा ये इशू जो है इट्स पंचिंग अपवर्ड्स, ये ऊपर की तरफ अपनी कर रहे हैं कि ये और लोगों का ये मैसेज का मजीद मैसेज का जो मसला है ये बनने को जा रहा है और बन गया है। जैसे तशाम साहब ने दोहराया वो वाकया जो कारोबारी हजरात भी इससे परेशान है। एग्जैक्टली। अच्छा, उसके साथ साथ आपने आईपीपीज का जिक्र किया, तो मुझे तो नहीं समझ आ रही कि जी आईपीपीज के मुद्दे जो हैं इनको आप अगर चेंज भी कर लें, रीनेगोशिएट कर लेंगे, तो उससे आप क्या कह रहे हैं कि कैपेसिटी चार्जेस कम हो जाएं, आईपीपीज जो हैं उनके रेवेन्यूज खत्म हो जाएं, डॉलर डिनोमिनेशन खत्म, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, लेकिन फिर एक चीज ध्यान में रखें कि आपकी दीगर रिपोर्ट्स हैं जो ये कहती हैं कि 2050 तक इस मुल्क की जो पॉपुलेशन है वो अभी 24-25 पे जो चल रही है वो 35-40 तक चली जाएगी। उसके लिए आपको एनर्जी चाहिए, आप खुद नहीं बना सकते क्योंकि आप में वो एहलियत नहीं है कि आप खुद बनाएं, यू नीड आईपीपीज। तो अगर आप ये मुद्दे जो हैं इनको ऑनर नहीं करेंगे तो बाद में कुछ बंदा आएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि इनके मुद्दे बड़े अच्छे हैं, ये मुद्दे अच्छे नहीं हैं, अलबत्ता ये बात देखनी चाहिए कि फ्यूचर थिंकिंग करनी चाहिए। हुकूमत जो आती है वो अगले 10 साल की प्लान्स करके जाती है, चाहे उसके बाद कोई और आ जाए। यहाँ ऐसे नहीं होता। इन्होंने अगर सुप्रीम कोर्ट में लेके गए और जो भी किया, बड़ी अच्छी बात है। आईपीपीज का आप सारा कुछ ले जाए, वहां पे ओवरटर्न हो गई, ये भी अच्छी बात है, बिलिंग कम हो जाएगी, रिलीफ दे दिया 10 दिन का जुलाई अगस्त के महीनों का, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैक्रो इश्यूज को देखें, हम पता नहीं क्यों एक ही आदत जैसे मजबूर हैं। पिछली स्टोरी भी जो आपने की वो इसी से लिंक्ड है कि ये माइक्रो इश्यूज से निकलें, मैक्रो इश्यूज पे फोकस करें। आप अब मुल्क जो है वो अफोर्ड नहीं करता कि हम छोटी छोटी इंट्रिकेट डिटेल्स के अंदर चले जाएं, हमें बड़ी वो सोचने की एब्सोल्युटली जो असल मसले हैं उनकी तरफ हमें ध्यान देना होगा।
जुल्फ़िकार साहब, ये मामला, ये जो मैटर है, ये आपको लग रहा है बाकी सुप्रीम कोर्ट में जाके सॉर्ट होगा? चूँकि धरना भी हो रहा है, उस पर अता तारड़ साहब की भी आपने आज गुफ्तगू सुन ली होगी, वो कह रहे हैं छोड़ें धरना, बैठे हमारे साथ आकर ख़त्म करें, हम दरख्वास्त करते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारी बात भी नहीं सुन रहे। आती है मुज़ाकराती टीम, वो कहती है हाँ जी तजावीज़ बहुत अच्छी हैं लेकिन हम कर नहीं सकते, काबिल कबूल नहीं है। तो सर ये मैटर फिर वहीं जा रहा है अदालत में। आमना, अदालत में अगर कुछ लोग उसको ले जाते हैं और अदालत उस पर क्या फ़ैसला करती है, ज़ाहिर है रेलेवेंट जितने अदारे हैं उनके वकला को उनको बुलाएंगे, वकला के ज़रिए उनको पता चलेगा कि क्या चीज़ें हैं। और बहुत से खौफनाक रिपोर्ट्स जो हैं वो फिर उसके बाद आएंगे जब अदालत में चीज़ें आएंगी। अभी तो हम एक रिपोर्ट को डिस्कस कर रहे हैं कि जी एक रिपोर्ट में ये आया है, उस रिपोर्ट में ये है, बिल्कुल वहाँ तो डायसेक्शन होगा ना। बहुत सी चीज़ें उस वक्त खुलेंगी और प्रेशर लोगों का जो प्रेशर है वो मज़ीद बढ़ेगा। आज जमात इस्लामी ने जो कुछ वो लेके चले वो बिल्कुल अवामी मसला है। आज के इस महंगाई में जितना बोझ पड़ता है एक आम आदमी पे, वो आदमी परेशान है और उसकी वजह से ये अदालत में जो चीज़ें आएंगी एक एक्सप्लोजन सा होगा कि क्या वो करें। मसला सबका है, गवर्नमेंट भी चाहती है इस मसले से निकलना, किस तरह इस मसले को हल करें। अब वही है कि बैकलॉग है, उस हुकूमत जो कुछ आ गया अब इनके लिए मसला पड़ गया और इनके गले में पड़ गया। इस मसले को किस तरह, वहाँ IMF का जो है वो तलवार लटकी हुई है IMF की कि वो सर पर लटकाया हुआ है कि आपने यहाँ रिलीफ नहीं देना, यहाँ आपने सब्सिडी नहीं देनी, यहाँ नहीं करना, आपने ये नहीं ठीक है, आपने कहा कि और ये मामला अगर देखा जाए तो इसकी जड़ तक पहुँचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन किसी एक को तो आगाज़ करना पड़ेगा ना। अब जब ये मामला उठ चुका है और हुकूमत देख रही है जी आगाज़ जी नहीं कुछ तो वे फॉरवर्ड होगा, वे आउट होगा। गवर्नमेंट बिल्कुल इंटरेस्ट, मेरे ख्याल में गवर्नमेंट के लिए मुश्किलात दिन ब दिन बढ़ रहा है। गवर्नमेंट चाहती है कि कुछ रिलीफ देकर, जिस तरह आपने देखा कि वो इंडस्ट्रियल सेक्टर को, एक्सपोर्टर्स के, ताकि एक्सपोर्ट बढ़े, उनको 10 रुपये रिलीफ दे दिया। इस तरह से कुछ 3 महीने के लिए डोमेस्टिक उस पर वो रिलीफ देने की कोशिश की, या रिलीफ है या लोगों को तसल्ली देने की। और अब मेरे ख्याल में वक्त आया है कि कुछ ना कुछ वो रिलीफ दें। अगर रिलीफ नहीं देंगे तो ये प्रेशर बढ़ता जाएगा, गवर्नमेंट के लिए बड़ी परेशानी होगी। आज जमात इस्लामी है, 2 महीने के बाद कोई दूसरी पार्टी, तीसरी पार्टी, एक चीज जो हो सकती है वो ये कि जो 12 कंपनियों के साथ मायदे PTI ने किए थे, उनके साथ जो तय किया था कि 400 रुपया उनको दे दिया था अप फ्रंट, और वो 800 रुपया जो सराना पाकिस्तान ने देना था हुकूमत ने, वो वायबल है। तो अब ये कि वो इन प्रिंसिपल MOU साइन हुआ है, ये हुकूमत उसको लेके जाए। ये जो 90 और 95 करीब IPs हैं, इन 12 को न्यूट्रलाइज करें। वो मायदा अगर हो जाएगा तो उसकी बुनियाद पे बाकियों के साथ भी निगोशिएट करके आप कम करवा सकते हैं। जी ठीक है जी जुल्फ़िकार साहब, बिल्कुल सही है। मैं आमना सिर्फ लास्ट बात मेरी ये है कि उस दिन भी हम प्रोग्राम में हम यही बात कर रहे थे, दोबारा से रीनेगोशिएट करना पड़ेगा। कंपनियों को, जो जितनी कंपनीज़ हैं उनको भी ये असर है दोबारा रिव्यू करना कि देखें अवाम की मुश्किलात, गवर्नमेंट की मुश्किलात, माशी मुश्किलात, महंगाई, ये तमाम चीज़ों को देखना पड़ेगा। या वो है कि आप अपना प्रॉफिट कम कर दें या बिल्कुल चीज़ें डूब जाएं। लेकिन कुछ डूबना बेहतर है या थोड़ी सी चीज़ों को आप कम कर दें। कहीं ना कहीं आपको रिलीफ देना पड़ेगा, क्योंकि हम ये मामला जो देख रहे हैं दिन ब दिन बिगड़ रहे हैं, जहाँ पर ऐसी अफसोसनाक किस्म की रिपोर्ट्स हमारे सामने आ रही है, लोग खात्मा कर रहे हैं और या फिर अपने ही लोगों को कत्ल करें। इस हवाले से हमारे तमाम पैनलिस्ट की राय आ चुकी है, तो कहीं ना कहीं आपको रिलीफ देना पड़ेगा, वरना ये सोशल अनरेस्ट बढ़ चुकेगा। आप तमाम का शुक्रिया अदा करूंगी। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।